हेलो दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम यहाँ नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और दोस्तों संभावित प्रश्न देख रहे हैं 2021 के प्रश्न जो आपके लिए बहुत फ़ायदा और लाभ होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे जो प्रश्न आपके लिए जो वीडियो तैयार किया है, बहुत ही संभावित प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं जो आपको बहुत लाभ और फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हिंदी साहित्य का इतिहास नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा उसी से ही संबंधित मैंने वीडियो तैयार किया है और आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दिनों दिन मेरे सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते चलिए ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज के हम विषय की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का जो हम देख रहे हैं प्रश्न, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, इन सब से हम प्रश्न देखेंगे और आपको देखिएगा कि अंत का वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसको पूरा लाभ ले सके, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले प्रश्न से ही समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पे समाहित किया गया है। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? आपको पहले ही बता दूं मैं कि विकल्प आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दिया जा रहा है, पहला जो दिया जा रहा है पहला ही देखिए। यहाँ पे आपको बताना है असत्य, तो ध्यान से आप प्रश्न देखते चलिए। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा संग्रह है। विकल्प 2, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। विकल्प 3, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में है। विकल्प 4, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। तो विकल्प आपके सामने हैं, सभी देख रहे हैं दोस्तों। 4 विकल्प है, उसमें से आपको बताना है असत्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं विकल्प कौन सा है। सॉरी दोस्तों, आप देखेंगे विकल्प पहला पहला विकल्प असत्य क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भाषा संग्रह, हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा तो है, लेकिन भाषा संग्रह नहीं है। क्या है दोस्तों? भाषा काव्य संग्रह हो जाएगा। अब विकल्प 2 देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है, जो कि बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ, बिल्कुल सही है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिए। सिर्फ 10 प्रश्न है, लेकिन आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाला है, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस प्रश्न से, वीडियो से। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? पहला है एडविन ग्रेव्स ने, इसमें भी असत्य बताना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला है एडविन ग्रेव्स ने सन 1920 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त ग्रंथ लिखा है। विकल्प 2, एडविन ग्रेव्स ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है। विकल्प 3, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा है। विकल्प 4, हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। आपके सामने पूरा विकल्प है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। एडविन ग्रेव्स, इस तरह से 4 विकल्प है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो दिया है वो एडविन ग्रेव्स ने सन 1920 में अंग्रेजी भाषा में, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में ना होकर ये अंग्रेजी भाषा में तो है, जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य में संक्षिप्त ग्रंथ में है, लेकिन जो समय काल दिया है वो दोस्तों 1920 नहीं है। समय काल क्या है? 1917, 1917 है दोस्तों। अब दूसरा विकल्प देखिए, एडविन ग्रेव्स ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभक्त किया है, जो कि बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा का है, बिल्कुल सही है। विकल्प 4, हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 3 की ओर, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? इसमें भी आपको असत्य बताना है। अवहट भाषा का समय काल 900 ईस्वी 11 ईस्वी तक है, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है।
विकल्प 2 देखिए संदेश रासक में अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है। विकल्प 3 पयुमचर्यु के उदयीमान में हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विकल्प 4 शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में प्राप्त होता है। विकल्प 5 विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर में पूर्वी हिंदी के बीज मिलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ पे संदेश रासक में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? अवहट का उल्लेख मिलता है। नोट करते चलिए आप लोग, अवहट का मिलता है। अब देखिए जो समय काल मैंने आपको बताया हिंदी भाषा का जो 9वीं ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक अवहट भाषा का जो समय काल है वो 9वीं ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक है। बिल्कुल सही है। विकल्प 3 देखिए पयुमचर्यु के उदयीमान में हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं, वो भी सही है। चौथा है शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने जो है खुसरो के शायरी में मिलते हैं, सही है। पांचवा है विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर में पूर्वी हिंदी के बीज मिलते हैं, जो कि सही है। तो इस तरह से प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 देखिए निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? पहला है आचार्य दंडी ने अपभ्रंश के लिए आभिरों की भाषा कहा है। विकल्प 2 भरत मुनि ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। विकल्प 3 रुद्रट ने काव्यालंकार में अपभ्रंश का उल्लेख किया है। विकल्प 4 महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम में पंचम अंक है। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके रोक करके देखिए ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। विचार मंथन करके ही आप सवाल और जवाब दिया करें। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो विकल्प है उसका सही हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या माना है? यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्राम भाषा, तो ग्राम भाषा नहीं माना है। भरत मुनि ने क्या माना है दोस्तों? अभिरोक्ति। अभिरोक्ति आप नोट कर लीजिएगा, अभिरोक्ति कहा है। और रुद्र ये जो देख रहे हैं पहला जो है आचार्य दंडी ने अपभ्रंश के लिए यहाँ पे अभिरोकी भाषा कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। रुद्रट ने काव्यालंकार में अपभ्रंश का उल्लेख किया है। रुद्रट ने काव्यालंकार में अपभ्रंश का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। और महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीय में पंचम अंक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प में हालांकि ये नहीं आएगा और पहला जो है वो सही हो जाएगा, पहला नहीं दूसरा सही हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों दूसरा ही आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि भरत मुनि ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा नहीं कहा है, अभिरोक्ति कहा है। और ग्राम भाषा किसने कहा है? तो वाग्भट और हेमचंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? ये भी यहाँ पे भी असत्य बताना है। पहला पयुमचर्यु 8वीं शती के हैं। दूसरा महापुराण में 125 संधियां हैं। तीसरा अवहट का प्रयोग 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता रहा है। चौथा है अपभ्रंश में न मिलता है, न नहीं। देखिए दोस्तों विकल्प आपके सामने है, इसमें भी असत्य बताना है। तो मैं आपको उत्तर बता दूं इसका। महापुराण में 125 संधियां हैं। क्यों है असत्य? क्यों हुआ? महापुराण में 125 संधियां नहीं है। कितनी है? 120 संधियां हैं। 120 नोट करते चलिए। अब देखिए पयमचर्यु 8वीं शती की है, बिल्कुल सही है। महा अवहट का प्रयोग 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में ण मिलता है और न नहीं मिलता, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 6 और की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए यहाँ पे भी आपको असत्य ही बताना है। असत्य में देखिए नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद पूर्वी और पश्चिमी माना है। धनपाल द्वारा कृत भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। विकल्प 3 डॉक्टर हरदेव बहारी ने 6वीं से 8वीं सदी को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। तो दोस्तों विकल्प आप देख लिए एक बार, तो आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर असत्य। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 6वीं से 8वीं सदी को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल हरदेव बहारी ने तो कहा है, लेकिन समय जो है आप देख रहे हैं 6वीं से 8वीं, तो बिल्कुल प्रश्न ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका समय काल क्या है? 7वीं से 11वीं सदी।
समय 11वीं सदी 7वीं से 11वीं सदी। और धनपाल द्वारा कृत जो भविष्यत कहा जो है वो अपभ्रंश का प्रबंध काव्य है, ये भी बिल्कुल सही है। नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद पूर्वी और पश्चिमी माना है, ये भी सही है। तो इस तरह से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। विकल्प 2, चुलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। विकल्प 3, संस्कृत री और ली पाली में समाप्त नहीं हुआ था। विकल्प 4, प्राकृत को द्वितीय अवस्था प्राकृत है, मतलब प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत है। तो दोस्तों प्रश्न 7 का आप देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? 3, संस्कृत में री और ली पाली में समाप्त नहीं हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका था, यहाँ पे समाप्त नहीं था दिया है, समाप्त हो चुका था, यानी यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इस तरह से प्रश्न का समावेश किया गया है। और आप इसमें अच्छे से आप दोस्तों यहाँ पे एक्शन में मैं ये देना चाह रही थी, संस्कृत में ली और ली पाली में समाप्त नहीं हुआ था। तो आप इसका उत्तर यही मान लीजिए कि जो है 3 समाप्त हो चुका था, यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ था, तो यह संस्कृत री और ली पाली में समाप्त हुआ था। इस तरह से उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? इसमें बताना है आपको, विकल्प में असत्य ही पहला है, पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। दूसरा विकल्प है, भिखारी ठाकुर को जयपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विकल्प 3, अवधि के लिए कोसली और बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है। हरियाणवी को जाटो भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, चारों प्रश्न आपके विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, उत्तर आपका असत्य, भिखारी ठाकुर को जयपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। भिखारी ठाकुर को कहाँ का शेक्सपियर माना जाता है दोस्तों? भोजपुरी का, ध्यान रखिएगा, भोजपुरी का माना जाता है। विकल्प में ही देखिए और भी प्रश्न है, अवधि के लिए कोसली और बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? जाटू कहा जाता है, ये भी प्रश्न बहुत बार और बहुत खूब प्रश्न आया हुआ है। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? विकल्प देख रहे हैं, हेमचंद्र, 2 गोरखनाथ, 3 विद्यापति, 4 लुइपा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विद्यापति। शैव और वैष्णव मत के जो है क्या बताया जा रहा है दोस्तों, सेतु के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो विद्यापति जी को स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्यापति ने भू परिक्रमा की रचना किसके आज्ञा से की थी? ये देखिए यहाँ पे विद्यापति ने भू परिक्रमा की रचना की थी, ये भी बिल्कुल है प्रश्न, लेकिन किसने की थी, किसकी आज्ञा से की, मतलब किसके आज्ञा से थी? किसने, तो विद्यापति ने ही की थी, लेकिन किसके आज्ञा से की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयदेव। जयदेव की आज्ञा से जो है भू परिक्रमा की रचना की थी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे प्रश्नों का समावेश किया गया है। और वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते करते चलिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को सुनने के लिए शुक्रिया आप, और थैंक यू।